तो अब देखते हैं हम एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर वन कंप्लीट साइकिल वो कितनी होगी, आनी चाहिए 0, इसको प्रूव करते हैं। तो लेट, पहले अब समझिएगा यहाँ पर आप लोग, लेट द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ AC इज गिवन बाय I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t, इक्वेशन नंबर 1। अब इसको करने के दो तरीके हैं, बहुत से बुक्स में अलग तरीका दे रखा होता है, और मैं इसका एक आपको बिल्कुल शॉर्ट मेथड बता देता हूं जो इन जनरल किसी भी तरह के फंक्शंस पे काम करेगा। तो अगर कोई भी फंक्शन आपको दे रखा हो जो टाइम के साथ वेरी कर रहा हो और उस फंक्शन की आपको एवरेज वैल्यू निकालनी हो, तो उसका एक बेसिक फॉर्मूला होता है। मान लीजिए ft is that function which will be varying according to time and we need to find its average value। तो इसको फाइंड करने के एवरेज वैल्यू को पहले तो डिनोट करने का या रिप्रेजेंट करने का एक तरीका तो है ऐसे लिखना। तो इस पूरे को रीड क्या करेंगे, f एवरेज। तो इसको या तो आप लिखोगे f avg, यही इसका दूसरा सिंबल है, या f मीन, या f बार, फोर्स नहीं है, फंक्शन ऑफ टाइम, कोई सा भी फंक्शन। तो ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है इज इक्वल्स टू, ये यहां पे लिख रहा हूं फॉर्मूला, जिस भी टाइम ड्यूरेशन के लिए आपको एवरेज वैल्यू निकालनी, तो मान लीजिए आपको 0 से कैपिटल T टाइम के लिए अगर निकालनी होगी तो आप इसका फॉर्मूला लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू T फंक्शन ऑफ टाइम dt अपॉन T, यानी ये T की वैल्यू। इन जनरल बोलूं तो 0 टू T ft dt, जो भी फिर इसकी वैल्यू होगी वो आप यहां पुट करोगे। आपको हाफ साइकिल के लिए वैल्यू निकालनी है तो t/2 ले लोगे, ठीक है। जो यहां पे लोगे वही नीचे भी लोगे, समझ में आ गया। ये होता है सबसे बेसिक फॉर्मूला किसी भी फंक्शन के लिए, उसकी क्या फाइंड करने का, एवरेज वैल्यू फाइंड करने का, ठीक। अच्छा, पहले इसको मैं लॉजिकली प्रूव करता हूं, फिर उसके बाद इससे भी हम थोड़ा वेरीफाई कर लेंगे, है। तो हमने बोला कि ये कोई करंट है जो टाइम के रेस्पेक्ट में वेरी हो रही है, एंड I इज द इंस्टेंटेनियस करंट एट एनी टाइम स्मॉल t। तो अगर किसी भी t टाइम पर I की वैल्यू अगर हमें मिल जाए, और अगर मैं टाइम इंटरवल इतना शॉर्ट ले लूं कि dt टेंड्स टू 0, है ना, टाइम इंटरवल अगर बहुत छोटा होगा तो उस टाइम पे मान लीजिए कि किसी टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर हमारे पास I की वैल्यू निकल के आई 5 एम्पियर। तो 2 सेकेंड से अगर मैं टाइम इंटरवल चेंज कर दूं, ये इसको t1 बोल दूं, t2 बोल दूं, 2.00001, टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो गया, या इससे भी और छोटा कर लो आप, तो उसके अंदर जो करंट की वैल्यू चेंज होगी, क्या वो 5 एम्पियर से बहुत ज्यादा चेंज होगी या ऑलमोस्ट 5 एम्पियर ही रहेगी, ऑलमोस्ट 5 एम्पियर ही रहेगी अगर टाइम इंटरवल शॉर्ट होता है तो, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, इफ t टेंड्स टू 0, टाइम इंटरवल इतना छोटा हो, देन करंट विल बी ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ये लॉजिक हर जगह पे अप्लाई होता है कि अगर टाइम इंटरवल बहुत शॉर्ट है, टेंड्स टू 0, देन whatever function, whatever physical quantity we will be discussing, that will be almost constant। तो मैंने बोला कि let dq charge flows in time interval dt during which current is supposed to be, या current is assumed to be constant। Then can you tell me what should be the formula of I? I is equals to dq by इंस्टेंटेनियस करंट का भी फॉर्मूला ही होता है, तो dq का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, I dt। इक्वेशन नंबर इसको 1 दे रखा है, इसको 2 दे देते हैं। अगर स्मॉल टाइम इंटरवल के अंदर स्मॉल चार्ज फ्लो हुआ था, जिस टाइम पे करंट हमने कांस्टेंट मानी थी, तो पूरे 1 साइकिल के अंदर लेट टोटल क्यू चार्ज फ्लो हुआ हो यहां से यहां तक, तो वो कैसे फाइंड करेंगे, देन टोटल चार्ज
Q flowing through the circuit will be, क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dq, dq की वैल्यू रख दूं तो I dt, ये टाइम इंटरवल है और हम टाइम इंटरवल क्या ले रहे हैं, फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, टोटल चार्ज Q फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इन वन साइकिल, तो वन साइकिल के लिए टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, कैपिटल T, सो 0 टू T dt, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो इसके अंदर, Q इज इक्वल टू बाय 1 into 3, what do we get, Q is equals to 0 to T, I की वैल्यू I नॉट साइन ओमेगा T dt, हो गया। अच्छा साहब, I नॉट क्या है, कांस्टेंट, तो Q will be is equals to I नॉट 0 to T साइन ओमेगा T dt, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, ठीक है। लेकिन अगर या फिर साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, लेकिन साइन के एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस के एक्स अपॉन के, पता है सभी को, है ना। तो ठीक ऐसे ही साइन ओमेगा टी, टी के रेस्पेक्ट में अगर मैं साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करूंगा तो व्हाट डू विल आई गेट, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा इन लिमिट 0 टू कैपिटल T, ओमेगा इज कांस्टेंट, कैन बी टेकन आउटसाइड, so it will become I naught upon omega minus cos omega t 0 to t, मैं ओमेगा की भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं इन टर्म्स ऑफ t, ओमेगा की वैल्यू अभी हमने देखी कितनी होती है, 2 पाई अपॉन 2 पाई बाय t, ठीक है। तो ये वैल्यू पहले सब्स्टिट्यूट कर दें, माइनस साइन यहां पे ले लेता हूं बाहर, ये बना मेरा cos 2 पाई अपॉन टी, ये तो ओमेगा की वैल्यू इनटू टी एंड लिमिट 0 टू टी, लिमिट वहां सब्स्टिट्यूट करते हैं जहां पे वेरिएबल टर्म्स होती है, वेरिएबल टर्म्स इसमें स्मॉल टी है ना कि कैपिटल टी, तो अपर लिमिट है ये, लोअर लिमिट है ये, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी रखूंगा और फिर माइनस करके स्मॉल टी की जगह 0 रखूंगा। ये इसलिए बता रहा हूं, बहुत सी बार बच्चे यहीं पे सब्स्टिट्यूट कर जाते हैं, टी की जगह टी, फिर उनसे कैंसिल नहीं हो पाता, ठीक है। तो ध्यान रखना है, वेरिएबल किसके टर्म्स में चल रहा है, जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन चल रहा होता है, तो स्मॉल टी के रेस्पेक्ट में चल रहा है इंटीग्रेशन, तो स्मॉल टी इज द वेरिएबल क्वांटिटी, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करते हैं साहब, माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा अपर लिमिट कॉस 2 पाई अपॉन टी इंटू टी, ये तो अपर लिमिट हुई, माइनस cos 2 पाई अपॉन टी इंटू 0, तो ये पूरा का पूरा होकर के क्या बन जाएगा, 0, ठीक है। क्या हो गया, माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा, टी से टी कैंसिल, cos 2 पाई वैल्यू कितनी, 1, अरे 360 डिग्री है ना, ASTC रूल, 0 डिग्री, पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2, 2 पाई, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर कॉस की वैल्यू +1, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर कॉस की वैल्यू -1, वाई एक्सिस पर कॉस की वैल्यू 0, डन। तो 2 पाई कितना हो गया, 1, कॉस 0 की वैल्यू कितनी, 1, 1 माइनस 1 0, ये किसका चल रहा है, टोटल चार्ज का। Therefore, क्या फाइंड कर रहे हैं, I is equals to Q by T will be 0 in one complete cycle, ठीक है। कितना को समझ में आ गया आप में से, क्लियर है सभी को। अच्छा, इसका शॉर्ट मेथड भी आता है, देख लीजिए, ये तो था कि पूरा इस तरीके से किया। अगर मैंने आपको बताया था कि जो डायरेक्ट मेथड होता है
उसके थ्रू कैसे करते हैं वो भी यहीं पे देख लो, फिर हम दूसरी जगहों पर उसको यूज कर सकते हैं। मैंने क्या पूछा, ये किसकी वैल्यू आ रही है, आई एवरेज की। आई नहीं है भाई, ये आई क्या है, ये आई एवरेज या आई बार, ठीक है। सो सेकेंड मेथड, अगर मुझे आई मीन, आई बार, आई एवरेज ये निकालना है तो इसका मतलब है मैं इसको कैसे निकालूंगा, 0 टू टी इज इक्वल टू कितना ले रहा हूं, कैपिटल टी, और उसकी इंस्टेंटेनियस जो टी पर डिपेंड करती है, टी पर डिपेंड कौन कर रहा है, आई, फंक्शन टाइम वाला लेना है तो आई डिपेंड कर रहा है टी पर, तो फंक्शन इनटू डी टी एंड अपॉन स्मॉल टी की वैल्यू क्या लिए, कैपिटल टी, ठीक। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एंड यू विल बी गेटिंग द सेम थिंग। देखो 0 टू टी आई की वैल्यू क्या ली, आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, मिल गया कि नहीं मिला। इस पूरे को सॉल्व करोगे तो ध्यान से देखो, ये आई नॉट अपॉन टी आ जाएगा, यहाँ पे भी चाहो तो सब्स्टिट्यूट कर सकते थे आप, 2 पाई अपॉन टी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला सेम बन गया, 1 अपॉन टी और फिर इसके बाद आई नॉट, वही पूरा प्रोसेस 0 टू टी साइन ओमेगा टी डी टी। साइन ओमेगा टी कितना हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन 1 पीरियड के लिए। इसको ऐसे भी सोच सकते हो, जो मैथ्स वाले हैं, मैथ्स वालों के लिए स्पेशल चीज, 1 टाइम पीरियड में एंगल 0 से कितना डिग्री हो गया, 0 से 2 पाई, 2 पाई हो गया ना। तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है 2 इंटू 0 टू पाई बाई 2, 2 इंटू 0 टू पाई बाई 2, या 0 टू 2 पाई है और अंदर है कैसा फंक्शन, ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 आ जाता है 0 टू 2 पाई के लिए अपने डोमेन के अंदर। मैथ्स वाले कितने हैं आप में से, पढ़ा है ऐसा कुछ? यस सर। कोई बात पढ़ रखा है ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन में सर। डेफिनेट इंटीग्रेशन मैथ्स का चैप्टर, उसके अंदर प्रॉपर्टी होती है मैथ्स की, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये पूरा यहीं से पता चल जाता है, क्योंकि 1 टाइम पीरियड के अंदर इसको अगर मैं थीटा एज्यूम कर लूं, पुट ओमेगा टी इज इक्वल टू थीटा, तो फिर टी की वैल्यू कितनी रखते हैं, 2 पाई 1 साइकिल के लिए, इस तरीके से। तो पता चल जाता कि भाई 1 साइकिल के लिए इसका आंसर कितना आना है, 0 आना है। तो खैर बाकी ये सॉल्व, इसके बाद का सॉल्यूशन तो यही है, ये देखो दिख गया, अपॉन टी ये चल ही रहा है तो इट विल बिकम 0 फाइनली, आई बार या आई एवरेज, आई एवरेज या आई बार या आई मीन, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, या एक काम कीजिए, 1 साइकिल के लिए, कंप्लीट 1 साइकिल के लिए वैल्यू हमें मिली 0, हमने प्रूव भी कर दिया। अब हमारा एम है कि अगर एसी को मेजर करना होगा तो कैसे करेंगे, एसी करंट को मेजर करना होगा तो जो अगर आप गैल्वेनोमीटर एमीटर ले लोगे, गैल्वेनोमीटर में दोनों चीज मेजर कर सकते हैं, तो गैल्वेनोमीटर या एमीटर अगर आपने ले लिया तो इट मेजर्स ओनली डीसी, इट कैन नॉट मेजर द वैल्यू ऑफ एसी। रीजन क्या है, आपने सब लोगों ने लैब के अंदर अब गैल्वेनोमीटर और एमीटर देख रखे, तो जो उसकी नीडल होती है 0 बिल्कुल बीच में होता है, इधर की तरफ भी वैल्यूज होती हैं और इधर की तरफ भी होती है, ये बताता है कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। हमने बैटरी के टर्मिनल्स को किस तरह से कनेक्ट कर रखा है, अगर फ्लो इधर से होती हुई आ रही है तो डिफ्लेक्शन इधर आएगा, और अगर करंट फ्लो इधर से ऐसे हो रही है तो डिफ्लेक्शन इधर की तरफ आएगा, किसी एक ही साइड डिफ्लेक्शन आएगा। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट के अंदर हो क्या रहा होगा, तो ये डिफ्लेक्शन इधर जाने की कोशिश करेगा, उधर उतने में पलटी मार जाएगा। ये सारा काम इतनी फास्ट हो जाता है कि डिफ्लेक्शन मूव ही नहीं करेगा, जो उसकी नीडल है वो मूव ही नहीं करेगी, डिफ्लेक्शन मिलेगा ही नहीं। तो किसी ने कहा कि सर ये काम करो, F इज इक्वल टू 1/T, टाइम पीरियड बढ़ा दो, यानी कि फ्रीक्वेंसी कम कर दो। तो आप इसका ऐसा नहीं है कि फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज पे लेकर के आ जाओगे कि 1 सेकेंड जितना टाइम पीरियड आपको मिल जाए। तो जब आप फ्रीक्वेंसी कम भी करोगे तो वो इतनी कम नहीं हो पाती कि आपकी आंखों को दिख सके,
तो बेसिकली हुआ क्या, हाँ, लेकिन कोई कहते बहुत 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 ही कम कर दूं, तब जाकर के फिर भी एक मोमेंट के लिए डिफ्लेक्शन आ जाएगा, लेकिन आएगा अभी भी यही, इधर जाकर के इधर आकर के जीरो हो जाएगा, इधर गया इधर आया जीरो गया। कब बहुत 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 कम करें, तो प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं। जो हमारे गैल्वेनोमीटर एमीटर डिजाइन होते हैं उनकी बात की जा रही, तो उनके लिए आंखों का धोखा रहता है कि उसके अंदर डिफ्लेक्शन हुआ होगा लेकिन वो दिखेगा नहीं, इल्यूजन बना रहता है, वो पॉइंटर आपको वहीं पे नजर आएगा। तो फिर एसी करंट को मेजर कैसे करोगे, आपका गैल्वेनोमीटर वर्क कर नहीं रहा है, आपका एमीटर वर्क कर नहीं रहा है, तो क्योंकि वो डीसी को मेजर कर रहा था, एसी का डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा था, कैसे करेंगे। तो इसके लिए यूज किए जाते हैं हॉट क्या बोलते हैं, हीटिंग एलिमेंट अमीटर्स, हीटिंग एलिमेंट्स अमीटर या हॉट अमीटर बोल देते हैं बहुत सी बार, या हीटिंग गैल्वेनोमीटर, हीटिंग इफेक्ट पर वो क्या करते हैं, वर्क करते हैं, वो अभी देखेंगे कि कैसे होता है। फिर भी अगर मैं लॉजिक पूछूं लॉजिकली कि मुझे मेजर ही करनी है, तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि एसी करंट मेजर करूं, मेरे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है पहले, तो मैं किस तरह से मेजर करूं, क्या डीसी के थ्रू कुछ कुछ बोल सकते हैं क्या कि कुछ डीसी की वैल्यू ऐसे कुछ मेजर कर ली, उससे एसी की भी वैल्यू मेजर हो जाए। तो देखो यहां पर साइकिल आपको नजर आ रही है, एक है पॉजिटिव हाफ, एक है नेगेटिव हाफ। करंट जीरो इसलिए हो रही है क्योंकि हम पूरा वन साइकिल ले रहे हैं, लेकिन व्हाट इफ अगर मैं हाफ साइकिल ही लूं, तो हाफ साइकिल के अंदर करंट जीरो नहीं हो रही, वैल्यू दे रही है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें एसी को मेजर करने के लिए हाफ साइकिल जितना टाइम जो भी लगेगा, फ्रीक्वेंसी पता चल गई या टाइम पीरियड पता चल गया, उसका हाफ कर दिया तो मुझे टाइम पता चल गया, तो उस टाइमिंग के अंदर मैं डीसी करंट को फ्लो करवा दूंगा। तो जितनी करंट मुझे सेम टाइमिंग के अंदर डीसी करंट की जो वैल्यू मिलेगी, वही मेरी किसकी वैल्यू बन जाएगी, एसी करंट की हाफ साइकिल की वैल्यू। अब हाफ की आ गई तो वही हाफ में नेगेटिव में भी रहेगी, बस डायरेक्शन ही तो अपोजिट हुई है। समझ में आया। इसके अंदर बस अभी एक पंगा है, इस पॉजिटिव में मेजर तो कर लिया आपने, लेकिन वो मेजर कितनी हुई, क्योंकि तो हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। इसमें बस एक ऐसी खास चीज है जो चेंज नहीं होगी इस पूरे में हाफ साइकिल में, वो है इसकी पीक वैल्यू आई नॉट। अगर मैं किसी भी तरीके से आई नॉट मेजर कर लूं और आई हाफ का उसके साथ रिलेशन बता पाऊं, तो जो भी हम मेजर कर रहे होंगे यहां से यहां तक वो क्या मिलेगी, आई एवरेज। ये आई इंस्टेंटेनियस है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, कि इस पॉइंट पर अभी कितनी करंट है, इस पॉइंट पर कितनी करंट है, इस पॉइंट पे कितनी करंट है। हर टाइमिंग पर करंट क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। लेकिन अगर मैं इस पूरे जीरो से लेकर के पाई तक की, 0 डिग्री से पाई तक की, यानी कि 0 टू T/2 तक की, T/2 टाइमिंग तक की करंट जो मेजर करूंगा, वो जो आंसर मिलेगा वो किसका मिलेगा मुझे, आई एवरेज का। ये जीरो क्यों मिला है, आई एवरेज प्लस हाफ की और आई एवरेज माइनस हाफ की अपोजिट आकर के कैंसिल आउट कर रही है और वो जीरो हो रही थी। तो जो भी मुझे डीसी करंट की वैल्यू मिलेगी वो क्या कहलाएगी, आई एवरेज। और अगर मुझे आई नॉट पता चल गया तो मैं उसको उससे रिलेट कर सकता हूं और मुझे आंसर मिल जाएगा। तो देखो नेक्स्ट हम वही बात करते हैं, ठीक है, पहले इसको रब कर देते हैं। तो देखिए यहां पर अब हम बात कर रहे थे, पूरा काम हमने किसके लिए किया, वन साइकिल। तो अब मैं क्या मेजर करने वाला हूं, हाफ साइकिल के लिए। तो यहां वन साइकिल को हटाऊं और क्या कर दूं, तो थ्योरी वही रहेगी, लेट आई इज द इंस्टेंटेनियस करंट, लेट डी क्यू चार्ज फ्लोज इन स्मॉल टाइम डी टी, उस टाइमिंग पर जो भी करंट होगी उसको कांस्टेंट अज्यूम किया जा सकता है। तो डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी। तो टोटल चार्ज फ्लोइंग इन द सर्किट इन हाफ साइकिल विल बी गिवन बाय 0 टू T/2। अब क्लियरली ये जीरो नहीं आएगा, देखो ये T/2 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 T/2, बस अब यहां पे चेंज करना है, ठीक है। ये आपका हो गया डेरिवेशन खत्म साहब। तो ये किसकी वैल्यू मिल रही है आपको, आई एवरेज की, किसमें, हाफ साइकिल के लिए, ठीक है। वो भी आई एवरेज मिल रही थी, वो फुल साइकिल के लिए थी, हाफ साइकिल के लिए। सो आई एवरेज
फॉर हाफ साइकिल विल बी माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा कॉस 2 पाई अपॉन टी इंटू टी हाफ टी बाय 2 माइनस ये तो जीरो ही है, ये बन जाएगा कॉस 0. t and t gets cancelled, 2 and 2 gets cancelled. क्या बचा है अंदर? cos पाई, और cos पाई की वैल्यू होती है -1 माइनस cos 0 की वैल्यू -1. cos पाई 0 होता है. अभी ASTC रूल बताया था, x एक्सिस पर cos की वैल्यू cos 90 होता है ना बेटा 0, तो ठीक है. y एक्सिस पर cos की वैल्यूज नेगेटिव, x एक्सिस पर cos की वैल्यूज +1 या -1, पॉजिटिव x एक्सिस +1, नेगेटिव एक्सिस -1, sin थीटा +1 -1 ऑन y एक्सिस, ऑन x एक्सिस 0, डन. ठीक है, तो -1 -1 कितना हो गया? -2, और ये माइनस प्लस क्या बन गया? 2 आई नॉट अपॉन ओमेगा. मिल गई साहब हमें आई एवरेज. ठीक है, आई एवरेज नहीं, सॉरी, ये क्या चल रहा है? क्यू. अभी हमने जो निकाला है क्यू, अभी तो टी से डिवाइड भी तो करना है, ये तो टोटल चार्ज मिला है हमें. ठीक है, तो टोटल करंट कितनी मिल गई? आई एवरेज हाफ साइकिल में क्यू बाय टी अपॉन 2. टाइम रखना है ना, आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी में, तो हाफ साइकिल में क्यू चार्ज फ्लो हुआ, टाइम रख दिया टी बाय 2, कितना हो गया? 2q बाय टी. कितना हो गया? कितना हो गया साहब? 2 आई नॉट की वैल्यू, किसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी? क्यू की वैल्यू 2 आई नॉट अपॉन 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 अपॉन, मैंने कुछ क्यू बाय टी रखा है ना, ओमेगा. अच्छा ओमेगा, हाँ ओमेगा. ओमेगा की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर दो, और टी भी आएगा. ओमेगा की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर दो? 2 पाई बाय टी. 2 पाई बाय टी, और एक और 2 बच रहा है, 2 इंटू 2 आई नॉट. 2 से एक 2 कैंसिल हो गया, और ये टी से ये टी कैंसिल हो गया. कितना बच रहा है? 2 आई नॉट अपॉन पाई, यानी कि 2 अपॉन पाई इंटू आई नॉट. तो आई नॉट तो फिक्स होगी, तो हमारे पास हाफ साइकिल के अंदर एवरेज वैल्यू निकल के आई 2 अपॉन पाई इंटू आई नॉट. मान लो आपको आई नॉट पता है 2 एम्पियर, तब आपको पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है. आपके पास डायरेक्ट ही आपको पता है हाफ साइकिल में कितनी करंट आनी है, 2 अपॉन पाई टाइम्स आनी है. 2 अपॉन पाई को कैलकुलेट करते हो तो कितनी आती है? 0.637 आई नॉट. तो ये आ गया हमारा. तो ये जो टॉपिक है इसका एक और हेडिंग होता है रिलेशन बिटवीन आई एवरेज इन हाफ साइकिल एंड आई नॉट, या सिंपली एवरेज करंट और पीक वैल्यू का रिलेशन. क्लियर है क्या? तो हाफ वैल्यू में, अच्छा नेगेटिव में भी यही मिलेगी, बस डायरेक्शन चेंज हो रही है. ठीक है, तो एक करंट पॉजिटिव मिलेगी और एक करंट नेगेटिव मिलेगी, और मिलती इतनी है, इस वजह से इन दोनों का जब सम करते हैं तो वो 0 हो जाता है. तो हाफ साइकिल की हमने वैल्यू फाइंड कर ली, और इस हाफ साइकिल में ये इसकी पीक वैल्यू है. ठीक है, तो आपको ऑन एवरेज यहां से यहां तक की एवरेज करंट कितनी मिली, वो है 2 अपॉन पाई टाइम्स ऑफ आई नॉट. तो आपको बार बार अब मेजर करने की जरूरत नहीं है. इफ यू नो द पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा सकती है, क्योंकि इसमें वेरी अगर कर रहा होगा कंटिन्यूशन में, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी एवरेज है? तो मैक्सिमम तो लेकिन एक ही जगह जा पाएगा, वो पीक वैल्यू हो गई, उसको 2 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दो, आपको क्या मिल जाएगा? हाफ साइकिल की करंट. कितनों को समझ में आ गया?